आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्वजीत यादव मैथ्स एकेडमी पे। और आज जो हम सवाल पढ़ने वाले हैं वो प्रश्नावली 4.1 का है, क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स का है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसके पहले के जो एक्सरसाइज हैं वो हमारे YouTube चैनल पे सवाल लगी हुई है। इसका जो पहला वाला सवाल है प्रश्न संख्या 1 वाला, वो भी आप पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका जो पहला सवाल है कि एक आयताकार भूखंड दो बार लिख गया है, तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले मानते हैं माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब चूंकि हमें इसका क्षेत्र की चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, और यहाँ पे हम चौड़ाई ही क्यों मान रहे हैं, लंबाई क्यों नहीं में, ये बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं। चूंकि द्विघात समीकरण में हम क्या करेंगे कि जो चीज़ दिया होगा उससे रिलेटेड हमें दूसरा चीज़ उसी से कनेक्टेड रहता है। जैसे देखिए, लंबाई चौड़ाई से मीटर में 2 गुने से, मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो आप मानेंगे चौड़ाई को, फिर उसका 2 गुना और फिर उसका 1 जोड़ देंगे, या फिर आप लंबाई भी मान सकते हैं तो उसको घटाना और भाग करना पड़ जाएगा। तो अब सवाल पे ध्यान देते हैं। माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई का 2 गुना यानी कि x का 2 गुना से 1 अधिक। 1 अधिक का मतलब है कि 1 इसमें जोड़ देंगे, तो 2x प्लस 1 मीटर। अब सवाल में ये भी दिया गया है कि जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर है। तो जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो आयताकार है, विशेष दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लंबाई का मान कितना है, 2x प्लस 1, 1 मिनट लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। लंबाई का जो मान है वो क्या है, 2x प्लस 1 है, और जो चौड़ाई का मान है वो है x बराबर 528। x का गुणा करते हैं 2x से तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, प्लस x का गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 528। इस 528 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। और यह जो है यही हमारा आंसर होगा। चूंकि इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, हल नहीं करना है, सिर्फ निम्न स्थितियों को हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे इस समीकरण की जो घात है वो 2 है, और इस जो स्थिति दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको 2 घात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया गया है। अब आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें, फिर अगला वाला सवाल। अब जो दूसरी सवाल ये है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसको लगाएंगे उसके पहले हम एक दो चीज़ें आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए, क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत तो हम सभी लोग समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कुछ भी नंबर्स लिखे हैं, कंटिन्यूस लिखे हों, एक एक करके लिखे हों, तो उसको हम कह देंगे कि हाँ ये क्रमागत है। मतलब उनकी जो क्रम है, उनका जो लय है वो टूटे ना। ऐसा नहीं है कि एक किसी में 2 का अंतर है 3 का अंतर है, ऐसे ना हो।
तो हम उसे कहते हैं कि ये क्रमागत है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि 4 5 6 7 8 डैश करके, ये सभी क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो देखेंगे आप यहाँ पे एक का अंतर है, फिर यहाँ पर एक का अंतर है, यहाँ पे एक का अंतर है। मतलब अगर 4 में एक जोड़ रहे होते हैं तो हमें उसकी अगली क्रमागत संख्या मिल जाती है 5। फिर 5 से अगली वाली संख्या कौन सी होगी? तो हम इसमें +1 कर रहे हैं तो मिल जाएगा 6, फिर उसमें 1 कर दीजिए 1 तो मिल जाएगा 7। ऐसे से करके हम क्या कर रहे होते हैं? क्रमागत संख्या हमें मिलती चली जाती है। तो अगर हम ये कहें कि एक संख्या x है तो जो अगली उसके आगे वाली संख्या होगी वो क्या होगी? x + 1 होगी। मतलब क्या है कि x में एक जोड़ देंगे तो हमें उसके आगे वाली संख्या मिल जाएगी। अब ऐसे इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे इसमें मान सवाल को लगाने के लिए। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मानते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x + 1 है। x और x + 1 होगा ऐसा हमने माना। अब चूंकि ऐसे क्यों मान रहे हैं? x माना है तो उसके आगे वाली संख्या हमें चाहिए, और आगे वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है? उसमें हम एक जोड़ देंगे तो वो दोनों क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अगर यही चीज़ हमें यहाँ पे ये पूछा होता कि क्रमागत सम संख्याएं या सम पूर्णांक या फिर विषम पूर्णांक में होता तो उसके लिए हम x + 2 मानते, x व x + 2 मानते। तो समझते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक x व x + 1 है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार है कि संख्या पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या है? 306 है। तो पहला जो पूर्णांक है क्या है? x है, और जो दूसरा पूर्णांक है वो है x + 1 बराबर में 306। x का गुणा x से करेंगे तो क्या मिलेगा? x², फिर प्लस लगा है तो प्लस, और x का गुणा x से करेंगे तो x बराबर में 306। इसको इधर ले आओ तो यहाँ हो जाएगा x² + x - 306 बराबर 0। और ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण के रूप में ये निरूपित हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। नोट करें इसको और फिर अगली सवाल देखते हैं। अब जो तीसरा वाला सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हल करते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो सवाल में दिया गया है कि रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। अगर वो 26 वर्ष बड़ी है तो इसका मतलब क्या होता है कि 26 वर्ष ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब होगा उसमें हम जोड़ देंगे। मतलब क्या होगा कि रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x + 26। x में हम 26 जोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। फिर अगला जो कंडीशन दिया गया है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब 3 साल के बाद में 3 वर्ष के पश्चात में रोहन की आयु बराबर x + 3 वर्ष। 3 क्या करते हैं हम उसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वर्तमान में कोई अगर 10 साल का है तो 3 साल के बाद में कितने साल का हो जाएगा?
तो 10 और 3 13 साल का हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर रोहन की वर्तमान आयु यक्स है तो 3 साल के बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 3 वर्ष। रोहन के माँ की आयु ये हो जाएगा यक्स प्लस 26 ऑलरेडी है उनकी वायु, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 29 वर्ष। और सवाल में दिया गया कि 3 वर्ष पश्चात उनके आयु का जो गुणनफल होगा वो 360 हो जाएगा। तो आयु प्रश्नानुसार जो 3 साल के बाद में रोहन की आयु होगी यानी कि यक्स प्लस 3, और 3 साल के बाद में उसकी माँ की आयु जो मिलेगी हमें यक्स प्लस 29, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 है। तो गुणा करते हैं, यक्स का गुणा यक्स से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यक्स का गुणा 29 से करेंगे तो ये हो जाएगा 29x, फिर 3 का गुणा यक्स से करते हैं तो हो जाएगा 3x, और फिर 3 का गुणा 29 से करते हैं तो 3 और 27 के 7 और 3 दूनी 6 और 2 8 यानी कि 87 बराबर में 360। इस 360 को चाहे 87 को उधर ले जाएं चाहे 360 को इधर लेके आए, दोनों का मतलब एक ही होगा। एक्स स्क्वायर और प्लस में 29 और 3 ये हो जाएगा 32x बराबर में 360 में से माइनस करेंगे हम 87 को, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर 360 में 87 घटाइए, 10 में से 7 गए 3, यहाँ हो जाएगा 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे बचेगा 2, 273। इस 273 को इधर ले आए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर में 0, और यही हमारा इस स्थिति का द्विघात समीकरण बनेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नोट करें फिर इसके अगले वाली सवाल। अगली जो चौथी सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो इसमें दूरी दिया गया है, जो दूरी दिया गया है दूरी है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दूरी जो तय करने में उसको एक समान चाल से तय करती है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होती है, या फिर ये कहें कि एक स्पीड उसकी जो है फिक्स है, उस चाल से चलती है। अगर उसकी जो चाल है उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाए या उसको कम कर दिया जाए तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल, सॉरी इसमें कुछ गलती हो गई है, 3 घंटे कम नहीं लगेगा, यहाँ 3 घंटे अधिक समय लेती है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यही हमें कुछ डिस्टर्ब कर रहा था कि इस सवाल में कुछ मिस्टेक है। हाँ, तो अब ये समझते हैं। दूरी 480 किलोमीटर हो गया तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी हमें 480 किलोमीटर दिया गया है, तो अब ये बताएं कि 480 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर हमें ज्ञात करना है कि उसको में कितना समय लगेगा, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, तो हमारे पास में एक फार्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को यहाँ भेज दीजिए, चाल को यहाँ, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। मान लिया है हमने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय
लगा समय, और चूंकि इसमें दिया गया इसकी जो चाल हमने मान रखा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा, तो लगा समय क्या होगा, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 480 बटे में चाल कितना है, तो यहाँ पे है x, तो 480 बटे x घंटा इतना लगेगा। ये हम माना था हमने चाल, और दूरी दिया था, इतना समय निकला। कब, जब वो एक समान चाल से चल रही होती है तब। लेकिन अगर उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो, तो चाल कितना होगा, उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 8 कम हो जाएगा तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इस स्पीड से जब कम स्पीड हो जाती है तो भी उसको जाना तो 480 किलोमीटर ही है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लेती है, इसको ज्ञात करेंगे। तो 4x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की गति से 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी 480 है बटे में चाल कितना है x माइनस 8 किलोमीटर, चाहे इंग्लिश में लिख दें, ऊपर इंग्लिश में लिखे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया इतना, ठीक। अब आगे समझ लीजिए, यहाँ पे जब स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो लगा समय 480 बटे x घंटा। ओ सॉरी, यहाँ पे स्पीड नहीं है, यहाँ पे घंटा यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। 480 बटे x किलोमीटर घंटा लगा यहाँ तक। लेकिन अगर चाल कम हो गई तो रेलगाड़ी क्या होगा, धीमे धीमे चलेगी ना, और धीमे धीमे चलेगी तो समय क्या लेगा, ज़्यादा ही समय लेगी ना। तो ज़्यादा समय लगा तो इसमें दोनों में समय ज़्यादा कौन होगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला समय ज़्यादा हो। काहे ये वाला होगा, काहे से यहाँ पे स्पीड तेज थी तो समय कम लगा, यहाँ पे स्पीड कम है तो समय ज़्यादा ही लगा। वही लिखा गया है कि जब स्पीड जो है कम हो जा रही होती है तो समय 3 घंटा अधिक लगता है। तो प्रश्नानुसार क्या है, ये जो अधिक वाला समय है इसमें से इसको माइनस कर लेंगे कम वाले समय को, तो कितना बचेगा, 3 घंटे। तो यहाँ हो जाएगा 480 बटे में x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर जो है 3 घंटे हो जाएंगे। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, दोनों का गुणा नीचे। तो x का गुणा 480 से करेंगे तो हो जाएगा ये 480x माइनस x माइनस डायरेक्ट गुणा करते हैं, x का गुणा 480 से करेंगे तो हो जाएगा 480x, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 480 का गुणा 8 से, तो 8 0 0, 8 28 64 के 4, 8 चौक 32 और 6 3840 बटे में x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में है तो माइनस 8x हो जाएगा बराबर में 3। ये 480x प्लस 480x माइनस कट जाएंगे। अब क्या बचा, इस चीज को मैं यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 3840 बटे में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब देखिए 3 से कटेगा 8 4 12 3 15, 3 से कटेगा 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये हो जाएगा 0। 1280, 3 से काटने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। तो यहाँ बचेगा 1280 बटे में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं तो यहाँ बनेगा 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। 1280 को उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, और यही हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नोट करें और
आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।